हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 15 देखा था और चैप्टर 15 क्या था? तो प्रकाश। हमने दर्पण के बारे में जाना था। दर्पण में किस प्रकार से प्रकाश परावर्तित होता है, आपतित होता है ना। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं नेत्रों की संरचना क्या है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमारे जो मानव नेत्र हैं उसकी संरचना किस प्रकार से है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है, और नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसलिए इसकी संरचना और कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो हमारे नेत्र की आकृति कैसी है? तो लगभग गोलाकार है ना। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। इसका जो बाहरी आवरण है वो सफ़ेद होता है और कठोर होता है। तो किस लिए कठोर होता है? तो ताकि ये जो नेत्र के अंदर के भाग हैं उसकी दुर्घटनाओं वगैरह से इसका बचाव कर सके, इसको सुरक्षित रख सके, है ना। इसके लिए इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ऊपर की सतह, जो पारदर्शी भाग है, इसी को कार्निया बोला जाता है। ठीक है, और कार्निया के पीछे हमें एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना मिलती है। ये जो आप देख रहे हो गहरे रंग की पेशियों की संरचना मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है? परितारिका। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ये वाली भाग यही परितारिका या आइरिस कहलाती है। ठीक है, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। इसके बीच में एक छोटा सा द्वार है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको पुतली मिलेगी और पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, परितारिका नेत्र का वो भाग है जो इसे एक रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, हम जब कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आँख जो है हरा है या नीला है, तो हम वास्तव में उसके आइरिस के रंगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो आइरिस है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जैसे अधिक प्रकाश होगी तो सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश होगी तो फैल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये डायग्राम देख रहे हो, है ना। यही क्या है? तो यही आइरिस है। यहाँ पर आपको पुतली मिलेगी और ये जो बाहरी भाग है यही कार्निया है। ठीक है, पुतली के पीछे में एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मतलब कौन सा लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है? याद कीजिए आप, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? बताइए, कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है और अवतल लेंस बीच में कैसे होता है। ठीक है, हमने लेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की थी। तो फ्रेंड्स, लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहा जाता है? तो इसको दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। ये लिखा है रेटिना। तो रेटिना किससे बनी होती है? तो ये बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। और तंत्रिका कोशिकाओं का क्या करती है ये? तो ये हमारे द्वारा जो अनुभव की गई है संवेदना है उसको यहाँ तक, कहाँ तक पहुँचाती है? तो ये प्रकाशिक तंत्रिका या दिक् तंत्रिका कहते हैं इसको। ठीक है, इसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। ठीक है, और तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी प्रकार की? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने मानव नेत्र के बारे में जान लिया। ये रेटिना है, ये नर्व्स हैं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। ये वाला भाग लेंस है, ये कार्निया, और ये पक्षाभ पेशी। ठीक है, और यहाँ पर आइरिस, और ये पुतली या प्यूपिल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमारे मानव नेत्र की संरचना हुई। इसके महत्वपूर्ण भाग क्या क्या हैं? कार्निया, स्वच्छमंडल बोला जाता है जिसको, आइरिस जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल, रेटिना को दृष्टिपटल बोला जाता है, और दृक् तंत्रिकाएँ। ठीक है, अब ये दृक् तंत्रिकाएँ क्या होती हैं? तो इसमें दो तरह की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, सॉरी। तो शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, और दूसरा है शलाकाएँ। शंकु मतलब कोन सेल्स,
शलाकाएँ मतलब रॉड सेल्स जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। और इसके अतिरिक्त शंकु क्या है, मतलब जो कोन सेल्स हैं वो क्या करती हैं, तो रंगों की सूचनाएं भी मस्तिष्क तक भेजती हैं, ठीक है। और जो हमारी ये प्रकाशिक तंत्रिकाएं या दृक् तंत्रिकाएं हैं और रेटिना की संधि पर फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो रेटिना और ये प्रकाशिक तंत्रिका है, इसके बीच के स्थान यहाँ पर कोई कोशिकाएं नहीं होती है ना, कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। और इस बिंदु को क्या बोला जाता है, इसको अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाले भाग को अंध बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है, मतलब मान लो हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो हमारी आँखों से तुरंत ही ख़त्म नहीं होता, उसका प्रभाव लगभग 16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि हमारे आँखों के पास कोई प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है ना। तो फ्रेंड्स जो हम चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ अनेक चित्रों को उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है उसका, ठीक है। और उसे नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड मतलब 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक, मतलब 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परावर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम किसी चलचित्र को देख पाते हैं, ठीक है। और नेत्रों को बाहरी वस्तुओं से के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं, है ना। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। फ्रेंड्स नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी साफ साफ देख सकता है। और न्यूनतम दूरी मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर, है ना। लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक सुविधाजनक रूप से देखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ मनुष्य जो है पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पर दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते। और इसके उल्टे कुछ मनुष्य जो हैं पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते पर दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए कुछ लेंस का यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा नेत्र के इस दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। अभी इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है और यही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। आगे के लिए हम आगे चैप्टर्स में जानेंगे, ठीक है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है। कभी कभी विशेष रूप से जब वृद्धावस्था आती है तो नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है और यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होती है ना। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद हो गया है। इसके कारण जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है और कभी कभी बहुत गंभीर रूप मतलब गंभीर हो सकता है ये। इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो कुछ चिकित्सा है, जैसे कि अपारदर्शी जो लेंस है, मतलब जो लेंस खराब हो चुका है उसको हटा दिया जाता है और कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इस प्रक्रिया को और सरल और सुरक्षित बना दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 16.8 नेत्रों की देखभाल। चलिए अब जानते हैं कि नेत्रों की देखभाल किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। और यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का भी यूज़ किया जा सकता है
और नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। पर्याप्त प्रकाश से नेत्रों में मतलब अगर रोशनी सही से ना हो, कम रोशनी भी हानिकारक है, अधिक रोशनी भी हानिकारक है ना। तो अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव और सिर दर्द हो सकता है। सॉरी। इसी तरह सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप को अधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। कभी कभी जो सूर्य प्रकाश है उसको हम बहुत देर तक देखते हैं, या फिर रोशनी ज़्यादा रोशनी या चकाचौंध वाली रोशनी, तो इससे भी हमारी दृष्टि जो है वो ख़राब हो सकती है। सूर्य को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए और अपने आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके आँखों में कोई धूल कण गिर जाए या कुछ कचरा चला जाए तो उस आँख को धो लीजिए, और अगर कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आँखों को हमको बार बार साफ जल से धोना चाहिए, और जो हम पढ़ रहे हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो उसको हमेशा मतलब अपनी दृष्टि से सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 25 सेंटीमीटर की दूरी सामान्य होती है। तो अपनी पुस्तक को आँखों के बहुत पास लाकर नहीं और न ही बहुत दूर ले जाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या होता है ना। यदि भोजन में किसी विटामिन का अभाव या किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। तो भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के कई रोगों के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें से सबसे सामान्य रोग क्या है, तो रतौंधी। इसके लिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए, जैसे कि कच्ची गाजर है, फूल गोभी है, हरी सब्जियां हैं, पालक है और कॉड लिवर ऑयल है ना। तो इसमें विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन और फल या जैसे कि आम, पपीता, तो इनमें क्या होता है, तो इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि जो जीव जंतु हैं उसके नेत्र भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे कि केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, पर इसके द्वारा केकड़ा जो है चारों ओर को देख सकता है। इसके लिए यदि कोई शत्रु उसके पीछे की ओर से आता है तब भी वह उसे देख पाता है ना। तितली के आँख जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने हुए हैं। और यह केवल सामने और बगल में ही नहीं देख सकती बल्कि पीछे भी देख सकती है। इसीलिए जैसे ही आप उसके पास जाते हो तो वो उड़ जाती है। फ्रेंड्स, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है पर दिन में नहीं देख सकता, है ना। इसके ठीक उल्टे दिन में प्रकाश में जैसे जो पक्षी हैं, चील है, गरुड़ है, दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख सकते। तो उल्लू के नेत्रों में बड़ा कार्निया और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ उसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती हैं और केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएँ होती हैं। मतलब क्या रॉड सेल्स अधिक होते हैं जबकि कोन सेल्स बहुत कम होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो पक्षी होते हैं वो उनके नेत्रों में शंकु क्या होता है, शंकु अधिक होता है और शलाकाएँ कम होती हैं, है ना। इसीलिए वो दिन में देख पाते हैं जबकि उल्लू जो है रात में देख पाता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 16.9 चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। तो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, तो उनमें दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, है ना। वो वस्तुओं को देखने के लिए उनमें सीमित दृष्टि होती है। और कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी आँखें खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब स्पर्श द्वारा या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जैसे दूसरी ज्ञानेंद्रिय हैं उसको अधिक विकसित कर लेते हैं इस तरह से। और
फिर भी वो अतिरिक्त संसाधन अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में उनको सक्षम बना सकता है। जैसे कि क्या है अतिरिक्त संसाधन क्या है, तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अप्रकाशित संसाधन और प्रकाशित संसाधन, है ना। तो अप्रकाशित साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन मतलब स्पर्श की ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके, और श्रवण साधन मतलब श्रवण की ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके, या इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, मतलब उनको बड़ा कर सकते हैं, और उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं, और सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं, है ना। और स्पर्श साधन क्या है, जिसमें ब्रेल लेखन, है ना, और शलाका सम्मिलित हैं। ठीक है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। अब श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तक और ऐसे और भी साधन सम्मिलित हैं। ठीक है, बोलने वाले कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग वो लोग गणना के लिए कर सकते हैं। और बंद परिपथ टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित कंट्रास्ट या प्रतिदीप्ति के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी और कंप्यूटरों के साथ वाक यंत्र भी यूज़ किए जाने लगे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से प्रकाशित साधनों में द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक और दूरबीन साधन सम्मिलित हैं। ठीक है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। दूरबीन साधन चाक बोर्ड और कक्षा प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो संसाधन हैं वो दृष्टिहीन व्यक्ति या जो आंशिक रूप से नहीं देख पाते उन सभी के लिए बहुत सहायता कर सकता है, उनके कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 16.10 ब्रेल पद्धति क्या है। फ्रेंड्स, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ब्रेल लिपि है ना। फ्रेंड्स, ब्रेल पद्धति के उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रेल क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न या छाप होते हैं, और प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय मतलब सामान्य शब्द या व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये कामा को प्रदर्शित कर रहा है, ये सी को, ए को और टी को, है ना। ये क्या कर रहा है, ये एंड को प्रदर्शित कर रहा है। तो बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है, और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों और कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि ये कैट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एंड लिखेंगे तो किस तरह से, ये हैं, कॉमा बनाएंगे तो ये। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये जो दृष्टि मतलब चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं वो इनको छूकर शब्दों को पहचानने में उनको सहायता मिलती है ना। और स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले बिंदुकित पैटर्न का ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो आप सभी ने लुई ब्रेल का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, और उन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की, और इसे कब प्रकाशित किया, तो 1821 में, सॉरी यहाँ पर 21 नहीं लिख, 1821 में प्रकाशित किया। ठीक है, और जो अभी वर्तमान पद्धति है उसमें उसको 1932 में अपनाया गया है ना। और सामान्य भाषा जैसे गणित, वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड हैं। ब्रेल पद्धति के उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं
वो ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना शुरू करते हैं। इसके बाद वो विशेष छाप और अक्षरों के समायोजन को पहचानते हैं और सीखने की अलग अलग विधियाँ स्वर से पहचान करने पर निर्भर होती हैं, है ना। और प्रत्येक जो छाप है उसको याद करना पड़ता है उनको। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइप राइटर जैसी युक्तियाँ और मुद्रण मशीन भी विकसित की गई हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है, जैसे कि दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। और जन्म से पूरी तरह से चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दिखाया। और इसी तरह से श्री लाल आडवाणी, जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत में विकलांगों के पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, है ना। तो फ्रेंड्स, हेलन ए केलर का नाम कौन नहीं जानता। 1903 में इन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी थी, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हेलन ए केलर कौन थी? तो अमेरिका की एक लेखिका और प्राध्यापिका थी। हेलन ए केलर सभी को पता है उनके बारे में। वो एक चाक्षुष विकृति युक्त महिला थी और 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी, लेकिन उनके संकल्प और साहस के कारण वो एक विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी और उन्होंने वहीं पर स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में लिखी और उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप परावर्तन के नियम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? ए सदैव, बी कभी कभी, सी विशेष दशाओं में, डी कभी नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है? ए आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, बी आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, सी वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, डी वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे दीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति द्वारा नेत्र दान किया जाता है तो उसके कार्निया का दान किया जाता है ना। और जो दान करता है वो किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्री या पुरुष हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, या किसी वो मतलब कोई भी हो सकता है जो नेत्रदान करने का इच्छुक हो। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होगा? तो नेत्रदान करने के लिए उसको एक पंजी, जो नेत्रदान करना चाहता है उसको अपने जीवन काल में, मतलब जीते जी ही पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपने नेत्र को धरहर रखने होते हैं। और अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में उसे अपने निकट, मतलब जो उसके परिवार वाले हैं उनको भी सूचित करना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सके। फ्रेंड्स, कौन व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते? तो कुछ बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी और रेबीज़, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, इंसेफेलाइटिस। इतने जो रोग हैं उनसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके द्वारा अगला जो व्यक्ति है उसमें भी इस रोग की मतलब जाने की संभावना होती है, इसलिए वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।